हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया एकदम से। तो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो उनमें अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अंतराकाशी यौगिक की। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब ये अंतराकाशी यौगिक होते क्या है और इनका निर्माण होने से क्या होगा वो अपन जानते हैं। तो देखो, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। अब क्या होता है कि जब ये संक्रमण तत्व है अपने क्रिस्टल के रूप में व्यवस्थित होती है ना, क्या जब ये संक्रमण तत्व क्रिस्टल के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो क्रिस्टल के रूप में जब व्यवस्थित होने के कारण इनके बीच में रिक्त स्थान उपस्थित होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान उपस्थित होता है। और इन ही रिक्त स्थानों को क्या बोलते हैं अपन? देखो, ये क्रिस्टल है, ये कोई संक्रमण धातु के क्रिस्टल है जो एक दूसरे के अंदर व्यवस्थित हो रहे हैं। और इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? रिक्त स्थान आ रहा है। क्या आ रहा है? रिक्त स्थान। इन्हीं रिक्त स्थानों को अपन बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। क्या बोलते हैं? अंतराकाशी स्थान। ठीक है। अब ये अंतराकाशी स्थान के अंदर क्या होता है? इस अंतराकाशी स्थान के अंदर कोई अधातु आ जाए। क्या आ जाए? इन अंतराकाशी स्थानों के बीच में अधातु आकर व्यवस्थित हो जाती है। अधातु कौन सी? कोई भी अधातु ले लो, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, हाइड्रोजन। तो ये क्या है? अधातु आकर व्यवस्थित हो जाती है। ऐसे यौगिकों को ही अपन बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक। क्या बोलते हैं? अंतराकाशी यौगिक। क्या बोला मैंने? मैंने ये बात बोली है कि संक्रमण तत्व है जब अपने क्रिस्टल के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो क्रिस्टल के रूप में जब व्यवस्थित होंगे तो इनके बीच में रिक्त स्थान उपस्थित होता है। इन्हीं खाली स्थानों को अपन बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। ठीक है। अब इन अंतराकाशी स्थानों पे क्या की है? अधातु आ जाती है। क्या आ जाती है? अधातु। और अधातु जब आकर व्यवस्थित हो जाती है उन्हें अपन बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक। अब देखो, अंतराकाशी यौगिक बनना, क्या बोल रहा हूं? अंतराकाशी यौगिक जो बनते हैं इनका बनना किस पे निर्भर करता है? इनका जो संगठन होता है वो निर्भर करता है कि धातु व अधातु की परमाणु त्रिज्या पे। अधातु परमाणु की परमाणु त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है। ये बात आई समझ में? क्या बोल रहा हूं कि जो अंतराकाशी यौगिक होते हैं उनका संगठन होता है वो किस पे निर्भर करता है? वह धातु व अधातु की परमाणु त्रिज्या पे निर्भर करता है। ये बात आ गई समझ? फिर अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें यह आता है कि इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? अंतराकाशी यौगिकों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म। तो देखो, ध्यान देना, क्या होते हैं इनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म? कि इनमें क्या होता है? एक तो धात्विक चालकता होती है वो बनी रहती है। क्या होता है? इनके अंदर जो धात्विक चालकता होती है वो बनी रहती है। अंतराकाशी यौगिकों के गलनांक का मान क्या होता है? उच्च होता है। और इनके गलनांक का मान उच्च होने का कारण क्या होता है? क्या? क्योंकि ये क्या होते हैं? बहुत कठोर होने के कारण क्या होते हैं? इनके गलनांक का मान उच्च होता है। और क्या होता है सर इनका पॉइंट? इनका एक पॉइंट और होता है कि ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या था? इनके भौतिक गुणधर्म में। इनके भौतिक गुणधर्म यह था कि इनकी धात्विक चालकता बनी रहती है। सेकंड पॉइंट देखा आपने कि ये बहुत अधिक कठोर होते हैं जिसके कारण इनके गलनांक का मान उच्च होता है। थर्ड पॉइंट अपन ने देखा कि रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। ये थे अपने इनके अंतराकाशी यौगिक का निर्माण कैसे होता है। कि अपन पढ़ते हैं कि डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण कैसे करते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इनके कि जो अंतराकाशी यौगिक होते हैं वो क्रिस्टल के अंदर मिश्र धातुओं का निर्माण कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखो, ध्यान देना, इधर ही बता देता हूं, ध्यान देना। जो अंतराकाशी यौगिक होते हैं वो मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। किसका? मिश्र धातु का निर्माण। अब ये अंतराकाशी यौगिक मिश्र धातु का निर्माण कैसे करते हैं सर? अपन
क्या बोलते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण तत्व होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो आकार होता है इनका परमाणु आकार लगभग क्या होता है, समान होता है। और इनका परमाणु आकार होता है वो लगभग समान होने के कारण क्या होते हैं, जब ये क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्या, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब उसकी जगह ले लेते हैं। और उनकी जगह लेने के बाद क्या होता है कि ये जगह तो ले लेते हैं, जिसके कारण या तो ये ठोस विलयन का निर्माण करते हैं या ये क्या करते हैं, मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। दोबारा सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं। देखो क्या होता है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं इनका परमाणु आकार होता है वो लगभग समान होता है, मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं होता है इनके आकार में। ठीक है, अब आकार में इतना फर्क नहीं होने के कारण क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल का निर्माण करेंगे ना, उस क्रिस्टल में क्या होता है, ये एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं और एक दूसरे को प्रतिस्थापित करके क्या कर लेते हैं, मिश्र धातु का निर्माण कर लेते हैं। और मिश्र धातु का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले किसका निर्माण, अपन देखें कि जब ये मिश्र धातु का निर्माण होता है तो ये क्या होती है, मिश्र धातुएं बहुत अधिक कठोर होती है, मजबूत होती है, इनके गलनांक का मान भी उच्च होता है। तो उनमें सबसे पहले अपनी आती है पित्तल। और पित्तल का निर्माण होता है वो कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बनाता है, कॉपर प्लस जिंक से। किससे मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस जिंक से। एक आती है अपनी कांसा, और कांसा से किसका निर्माण होता है, कौन कौन सी धातु से, कॉपर प्लस टिन से। ऐसा, तो ये आपको याद रखना। और आप बोलो कि सर और बताओ, एक होती है गन मेटल। क्या होती है, गन मेटल। और इस गन मेटल का निर्माण किससे होता है, इस गन मेटल का निर्माण होता है कॉपर प्लस Sn प्लस जिंक से। ठीक है, एक होता है सर जर्मन सिल्वर। क्या होता है, जर्मन सिल्वर। और इस जर्मन सिल्वर का निर्माण किससे होता है, इस जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल से। किससे, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल से। ये जर्मन सिल्वर कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, जर्मन सिल्वर का पूछा गया। सिल्वर आ रहा है तो कई क्या सोचते हैं कि यहाँ पे एफ ही ले सकते हैं अपन, आयरन की तो मात्रा होगी ना कहीं, लेकिन गलत हो जाता, गलत गलत। क्या करना है, इसको याद रखना है, क्या किस किस से मिलकर बना, कॉपर प्लस जिंक प्लस और किससे, निकल से। इन तीनों से मिलकर बना होता है। एक आता है अपना स्टेनलेस स्टील। क्या होता है, स्टेनलेस स्टील। अब ये स्टेनलेस स्टील क्या क्या बनाता है, मतलब कौन कौन सी धातु मिलकर बनाती है। इसमें अपनी एक आती है एफ, एक आता है अपना क्रोमियम, एक अपना आता है निकिल और एक अपना आता है कार्बन। ये चार धातुएं मिलकर इस स्टेनलेस स्टील का निर्माण। ठीक है, अब इस स्टेनलेस स्टील में भी इनकी मतलब पर्टिकुलर मात्रा होती है। अब ये पर्टिकुलर मात्रा कितनी होती है, 70% होती है इस एफ की। इसकी होती है अपनी 18%, किसकी, क्रोमियम की। निकल की होती है वो होती है 8%, और इस कार्बन की होती है वो 1%। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से लेना। यहां पर इस स्टेनलेस स्टील के अंदर इनकी भी कुछ मतलब पर्टिकुलर मात्रा होती है। कितनी, इसकी होती है 73%, इसकी 18%, इसकी 8% और इसकी 1%। तो यहां पे अपना इस चैप्टर का एक पार्ट फिनिश होता है। कौन सा, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के बारे में अपन ने पढ़ेंगे, डी ब्लॉक किस प्रकार के होते हैं, कैसे इनके मतलब गुण होते हैं, उन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, ये किस प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं, संकुल का निर्माण कैसे करते हैं, है ना। ये चुंबकीय गुण देखा है इनका, और अपन ने देखा है इनके मतलब कि अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण कैसे करते हैं, और ये मिश्र धातुओं का निर्माण कैसे करते हैं। अब इसी चैप्टर का अपना जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है एफ ब्लॉक। मतलब अपन पढ़ रहे थे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है एफ ब्लॉक के तत्व। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। तो स्टूडेंट्स अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड वो आता है एफ ब्लॉक तत्व। अब पहले अपन जानते हैं कि एफ ब्लॉक तत्व होते क्या है। तो ये एफ ब्लॉक तत्व किसको बोलेंगे कि जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में आता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक तत्व बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ बदल जाती है। अब वो कहानी क्या बदल जाती है कि अपन लिखेंगे यहाँ पे कि जब अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f में आता हो
सर ये क्यों बोला? तो उसका रीजन ये है कि अपन लिखेंगे जैसे अपने पास 7s हो, सपोज देख क्या हो 7s हो या 6s हो, दोनों होंगे अपने पास, 7s भी होगा 6s भी होगा, तो ये कौन सी में आ जाएगा? 4f में आएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एक और बात की, अगर 7s होगा तो इसको क्या किस में आएगा? 5f में आएगा। तो यही बात अपने को याद रखनी है क्या, कि f ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जब f कक्षक में आता है उसे अपन क्या बोलते हैं? f ब्लॉक तत्व बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f में आता है तब उसे क्या बोलते हैं? अपन f ब्लॉक तत्व बोलते हैं। अब इन्हें अपन f ब्लॉक तत्व को दुर्लभ मर्दा तत्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्लभ मर्दा तत्व। अब सर इनको दुर्लभ मर्दा तत्व क्यों बोलते हो आप? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि ये पहले प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते थे, और बहुत कम मात्रा में मतलब मृदा के अंदर बहुत कम मात्रा में पाए जाने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं? दुर्लभ मर्दा तत्व। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि इन्हें अपने एफ ब्लॉक श्रेणी के जो तत्व होते हैं इन्हें अपन अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब सर ये क्यों? तो इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहने का रीजन यही है कि ये काफी अंदर की तरफ होते हैं। सर काफी अंदर की तरफ मतलब कि अपन डी के जस्ट पहले वाले क्या होते हैं? ये एफ ब्लॉक वाले होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि 5D होगा या 6D होगा, उससे पहले क्या पाया जाएगा? या तो 4f पाया जाएगा या 5f पाया जाएगा। अब अपन इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, क्या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किनका? एफ ब्लॉक तत्वों का। तो वो क्या होता है? देखो वो देखना इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से क्वेश्चन आता है। यहां पे इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f1 से 14 n-1d 0 से 1 और ns2 होता है। क्या होता है? n-1 f से 14 f n-1 d से 0 1 और ns2 होता है। अब यहाँ पे अपने को ये जो f ब्लॉक तत्व होता है ये दो श्रेणियों में बटा होता है। किसमें? दो श्रेणियों में। अपन यहाँ पे पहले बात करेंगे पहली श्रेणी लेंथेनोइड श्रेणी। क्या? लेंथेनोइड श्रेणी। ठीक है। अब ये लेंथेनोइड श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसको अपन क्या बोलते हैं? 4f श्रेणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4f श्रेणी। सर इसका नाम 4f श्रेणी क्यों पड़ा? इसके पीछे इसका रीजन है कि इसके अंदर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है वो 4f में भरा जाता है। क्या? अंतिम जो इलेक्ट्रॉन आता है वो किस में भरा जाता है? 4f में भरा जाता है, और 4f में भरा जाने के कारण इसे क्या बोलते हैं अपन? 4f श्रेणी भी कहते हैं। और जो ये बात होती है इनको अपन लेंथेनोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस श्रेणी के तत्वों को लेंथेनोन भी कहते हैं, और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, क्या? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सीधा लिख रहा हूं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या होता है? n-2 f 0 से 14 n-1 d 0 से 1 और ns2 होता है। क्या होता है? ns2। और इनके बारे में अपन कोई बात करें कि सर ये तो ठीक है आपकी बात कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-2 f 0 से 14 n-1 d 0 से 1 और ns2 होता है। और यह जो श्रेणी होती है वह सीरियम, क्या? सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक होती है। क्या? सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक होती है। और इस श्रेणी को अपन लेंथेनोइड श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस श्रेणी में जो भी तत्व आते हैं वो लेंथेनम के बाद में आते हैं, और लेंथेनम के बाद में आने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? लेंथेनोइड्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है ना? क्या बोला मैंने कि लेंथेनोइड होती है उनको लेंथेनोन भी कहते हैं, इसे 4f श्रेणी भी कहते हैं। 4f क्यों कहते हैं? कि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f में आता है, और अपन इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। और सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक क्या कहते हैं? इसे अपन क्या कहते हैं? लेंथेनोइड्स कहते हैं। जिसमें कुल कितने तत्व होते हैं? 14 तत्व होते हैं। कितने? 14 तत्व है। और
इसे लेंथेनॉइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे तत्व होते हैं वो किसके बाद में आते हैं? लेंथेनम के बाद में आते हैं इसीलिए। अब देखो क्या बात होती है, इनमें एक चीज कॉमन होती है, क्या? कि इट्रियम, क्या बोल रहा हूं, इनमें जो डी ब्लॉक का तत्व है ना, डी ब्लॉक का एक तत्व है, क्या नाम है? इट्रियम। इस इट्रियम के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? गुणों में समानता। गुणों में समानता दर्शाने का कारण क्या है? देखो ये सारे के सारे तत्व होते हैं, ये सारे के सारे तत्व अपने गुणों में बहुत सारी समानताएं दर्शाते हैं, इसीलिए इसे एक वर्ग में रखा गया है। इसीलिए क्या रखा गया है? इन्हें एक पूरे एक साथ रखा गया है, और एक साथ रखा गया है जिसके कारण क्या होते हैं, ये इट्रियम होता है ना, इट्रियम, इसके समान ये सारे के सारे जो तत्व होते हैं वो इट्रियम के समान गुण दर्शाते हैं। कैसे? कौन कौन से गुण? एक तो इनकी आयनिक त्रिज्या का, क्या? एक तो इनकी आयनिक त्रिज्या समान होती है, और क्या सर? एक ये जो प्रकृति में पाए जाते हैं, खनिजों में एक साथ पाए जाते हैं, प्रकृति में जो खनिज होते हैं उनके अंदर ये तत्व है और ये सारे के सारे तत्व एक साथ पाए जाते हैं। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या कि लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, लेंथेनम क्या होता है, लेंथेनोन क्यों बोला इनको, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इनमें कितने तत्व होते हैं, ये इट्रियम के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं? आपके सामने कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो डी ब्लॉक में कौन से तत्व के साथ समानता दर्शाते हैं और क्या गुणों की समानता होती है? तो वो यही होती है। ठीक है, अब देखो अपने पास यहाँ पे लिखे हुए आपके सामने कि ये जो सारे के सारे तत्व हैं, ये इनको अपन क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स तत्व बोलते हैं। इनमें सीरियम, मतलब सीरियम से स्टार्ट होते हैं ल्यूटेशियम तक। देखो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर परमाणु क्रमांक 71 तक के जो तत्व आते हैं उन्हें अपन लेंथेनॉइड्स तत्व बोलते हैं। जैसे ये होता है लेंथेनम। लेंथेनम कौन सी का होता है? लेंथेनम ये डी ब्लॉक में आता है, लेकिन इसके बाद में जो तत्व आते हैं इन्हीं के कारण इन्हें क्या बोला जाता है? लेंथेनॉइड्स बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहला आता है सीरियम जिसको सी से लिखते हैं। फिर आता है 59 पे कौन सा आता है? प्रेसिडियम जिसको पीआर से लिखते हैं। 60 पे आता है नियोडीमियम जिसको अपन एनडी से लिखते हैं। 61 पे आता है प्रोमीथियम जिसको पीएम से लिखते हैं। 62 पे आता है अपना सेरियम जिसको अपन एसएम से लिखते हैं। 63 पे आता है यूरोपियम जिसको ईयू से लिखते हैं। 64 पे आता है अपना गैडोलिनियम जिसको अपन जीडी से लिखते हैं। 65 पे आता है अपना ट्रिबियम जिसको अपन टीबी से लिखते हैं। 66 पे अपना आता है डिस्प्रोसियम जिसको अपन डीवाई से लिखते हैं। 67 पे आता है अपना होल्मियम जिसको अपन एचओ से लिखते हैं। 68 पे आता है अपना अरबियम जिसको अपन ईआर से लिखते हैं। 69 पे आता है अपना थूलियम जिसको टीएम से लिखते हैं। और 70 पे आता है अपना इट्रिबियम जिसको अपन वाईबी से लिखते हैं। और 71 पे आता है अपना ल्यूटेशियम जिसको आप याद करने की ट्रिक रखते होंगे कि सीने पर नदियां प्रेम की यूं समाई फिर गदगद हुआ, ऐसा कुछ याद करते होंगे आप ना। तो ये एफ ब्लॉक तत्वों को याद करने का तरीका होता है। अब देखो अपन इनका क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए अपने को पता होना चाहिए इनके निकटतम वर्ती जो नोबेल गैस होती है, अकीरीय गैस विन्यास होता है, वो कौन सा होता है? तो इनके निकटवर्ती कौन सी है? जीनोन। कौन सी है? जीनोन। तो जीनोन का अपने को पता है। ठीक है, इनके निकटवर्ती आती है, सबसे अच्छी आती है जीनोन। तो सबसे पहले अगर अपने को लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे तो उसके बाद अपन सारे लिख देंगे। कैसे? लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 4f आएगा, 5d आएगा और 6s आएगा। तो लेंथेनम का होता है 0, 1 और 2। क्या आता है? f में 0, d में 1 और s में 2। अब इसी प्रकार से अपन सीरियम पे चलते हैं। सीरियम में क्या होगा? देखो ये 4f, 5d और 6s। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो देखो 0 से 1 आना है। क्या आना है? 0 से 1 आना है। 0 से 1 आ गया इसमें, तो एक तो इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, आगे वाला आएगा वो किसमें आएगा? सॉरी क्या आएगा? इसमें 1 ही तो आएगा आगे वाला, तो क्या आएगा? वो f में आएगा। लेकिन अब आपको जो ये प्रेसिडियम होता है ना, इसका ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों सर? इसका क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है।
ठीक है, अभी सॉरी इस प्रकार से होता है। तो इसको आप कैसे याद रखो, इसको अपन इस प्रकार से याद रखेंगे कि देखो जो D है और F है इनके बीच ऊर्जा अंतर वैसे बहुत कम होता है, लेकिन F की ऊर्जा होती है ना वो इस D से थोड़ी सी कम हो जाती है। क्या इस F की ऊर्जा इस D से थोड़ी सी कम हो जाती है, जिस कारण से इस D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आता है, देखो एक तो वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो, और एक इस D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो दोनों के दोनों किस में चले जाते हैं, F में चले जाते हैं, और F में जाने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज हो जाता है। एक तो ये याद रखोगे यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन करेंगे तो क्या करेंगे, 4F 3 5D 0 और 6S2, इसको 4F4 करोगे आप, क्या करोगे 4F4, क्योंकि 3 हो चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि ये प्रोमेथियम का क्या करोगे, तो देखो जिनोन 4F5 5D0 6S2, सेरियम का जिनोन 4F6 5D0 6S2, यूरोपियम का जिनोन 4F7 5D0 6S2। अब यहाँ पे गैडोलीनियम का भी चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा जिनोन 4F7 5D1 6S2। अब सर यहाँ पे ये चेंज इस पे 8 क्यों नहीं आया, इसका रीजन ये होता है अपन पढ़ते हैं कि एक अर्धपूरित और पूर्णपूरित स्थायी विन्यास होता है वो अधिक स्थायी होता है, इसी वजह से ये क्या है अर्धपूरित विन्यास, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा अपना जिनोन 4F9 5D0 6S2, फिर आ जाएगा जिनोन 4F10 5D0 6S2, फिर आ जाएगा जिनोन इसका 4F11 5D0 6S2, फिर आ जाएगा जिनोन 4F12 5D0 6S2, फिर आ जाएगा अपना जिनोन 4F13 5D0 6S2, और फिर अपना आ जाएगा इसमें देखो जिनोन 4F14 5D0 6S2। अब इसमें क्या आ जाएगा कि जो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 14 ये भर गया, 5D1 आ गया, 6S2 आ गया। तो ये क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखते हैं। अपने को दो चेंज किया अपने, सर दो चेंज कौन कौन से, एक तो यहाँ पे देखो इसका Pr का, एक अपने क्या इस गैडोलीनियम का, और एक यहाँ पे लुटेशियम का दिख रहा है, यहाँ पे D में चला गया। देखो बाकी देखो यहाँ पे D1 था, यहाँ पे D1 आया और यहाँ पे D1 आया, बाकी सब में 0 0 0 0 0 आया है, और S का 2 2 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो सीरियम का 4F1, फिर यहाँ पे एक चेंज यहाँ पे ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन के दोनों इसमें आ गए अपने, उसका रीजन क्या बताया मैंने, उसका रीजन सिंपल सा बताया बेटा जी, क्या कि यहाँ पर F की ऊर्जा D से थोड़ी सी कम हो जाती है, और D से कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ना D से के भी इलेक्ट्रॉन और जो आने वाला इलेक्ट्रॉन था वो दोनों के दोनों F में चले, और F में जाने के कारण ऐसी घटना घटित हो गई। तो यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत है क्या, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कोई दिक्कत है क्या, ध्यान से देखो एक बार, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्वेश्चन पूछेगा तो गैडोलीनियम का या इस Pr का प्रेसिडियम का या आपको ल्यूटेशियम का, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो देखो क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं यहीं पे लिखूंगा इन्हीं के साथ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान देना, देखो समझना, इसको यहीं पे लिख देता हूं मैं, इस साइड लिख देता हूं, सबको दिख जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था, अरे सबको दिख जाएगा क्या, दिखेगा सबको, ठीक है। अब देखो सबसे बढ़िया बात बताता हूं, इन सब में सबकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो होती है, क्या +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो दर्शाती है, +3
+3 ये भी दर्शाता है +3 तो, और ये भी +3 दर्शाएगा, ये भी +3 दर्शाएगा, ये +3 ये इसकी और ये इसकी, ठीक है। ये भी +3 दर्शाएगा, ये भी +3 दर्शाएगा। इनकी सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह +3 होती है, ये आपको याद रखना है। क्या इनकी सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है प्यारे प्यारे बच्चों, जेंटलमैन? +3। ये पॉइंट याद हुआ सबको कि इनकी सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। लेकिन क्या होता है +3 होने का रीजन कि देखो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन जाने, अब वो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे सर? वो 3 इलेक्ट्रॉन देखो, 2 तो जा सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे बात करो, 2 तो जाएंगे S से, 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए सर S से, क्योंकि सब में H2 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 है। लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा सर? तीसरा इलेक्ट्रॉन या तो F से जाएगा या D से जाएगा। अगर F में, अगर देखो सुनो मेरी बात, अगर F में 4F14 4F7 और 4F0 विन्यास प्राप्त करने की स्थिति में, तब क्या होगा? ये स्थायी विन्यास प्राप्त होगा। क्या होगा? ये स्थायी होगा। और स्थायी होने के कारण क्या कर सकते हैं? ये विन्यास परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सॉरी, क्या कर सकते हैं? अपना विन्यास परिवर्तित कर सकते हैं। इसी वजह से क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? कहां से? देखो मैंने क्या बोला कि ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन तो जाने ही है, जाने हैं। अब तीसरे इलेक्ट्रॉन की दिक्कत आती है कि F से जाएगा कि D से जाएगा। वो अपने इस विन्यास पर निर्भर करेगा कि कौन से अगला इलेक्ट्रॉन जाना है, और वो भेजने के बाद अपन की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य कितनी बताते हैं? 3 बताते हैं। ठीक है, अब देखो 3 तो होती है सिलिंडर की, लेकिन कुछ तत्व होते हैं वो +4 भी दर्शाते हैं, और कुछ तत्व होते हैं वो +2 भी दर्शाते हैं। क्या बोल रहा हूं कि कुछ तत्व तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं और कुछ तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। अब ये 4 कौन से दर्शाते हैं और 2 कौन से दर्शाते हैं? तो देखो ये जो सीरियम होता है ये +4 भी दर्शाता है, प्रोजीमिडियम होता है ये भी +4 दर्शा देता है। ये नियोडीमियम, तो नियोडीमियम क्या होता है? ये +4 भी दर्शाता है और साथ में +2 भी दर्शाता है। क्या 3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? कौन कौन सी? +2 भी दर्शाता है, +3 भी दर्शाता है और +4 भी दर्शाता है। ये बात आई समझ में? अब क्या होता है, जो ये एसम और ये मतलब सेरियम और यूरोपियम, ये +3 दिखाने के साथ साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाते हैं। क्या? सेरियम और यूरोपियम +3 अवस्था दिखाने के साथ साथ +2 भी दिखाते हैं। अब आपको कई बार ये पूछ लेता है कि यूरोपियम होता है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने का रीजन क्या है? कि यहां से देखो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो अर्धपूरित विन्यास आ गया कि 4F7 आ गया, और 4F7 आता है वो क्या होता है? स्थायी विन्यास होता है, इसीलिए ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा देता है। अब जो बात आती है वो आती है अपनी टर्बियम की और डिस्प्रोसियम की। ये होते हैं टर्बियम और डिस्प्रोसियम, ये +3 के साथ +4 भी दर्शा देते हैं। क्या? +3 के साथ +4 अवस्था भी दर्शा देते हैं। अब देखो आपको पूछ ले कि टर्बियम होता है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है? देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 और 2 कितने गए? 4 इलेक्ट्रॉन गए। 4 इलेक्ट्रॉन जाने पर F का विन्यास क्या हो गया? 4F7 हो गया, और 4F7 होने की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे अर्धपूरित विन्यास होगा, तो क्या होगा? स्थायी विन्यास हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करें कि जो ये थूलियम और इट्रिबियम, क्या बोल रहा हूं? थूलियम और इट्रिबियम होते हैं ये +2 और +2, ये क्या करते हैं? +2 +3 और +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा देते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन पूछे कि इट्रिबियम होता है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं? इट्रिबियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का रीजन क्या होता है? अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे एक पूर्ण पूरित विन्यास हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखो कई क्वेश्चन बताएंगे। आपको यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ल्यूटेशियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। रीजन सर तीनों इलेक्ट्रॉन गए, स्थायी विन्यास आ गया। सुनना मेरी बात दोबारा से, क्या बोल रहा हूं
कि देखो ऑक्सीकरण अवस्था से क्वेश्चन आएगा, सुनना मिलेगा। अगर एफ ब्लॉक में से क्वेश्चन आता है तो लेंथ यूनिट्स की ऑक्सीकरण अवस्था से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्या होता है कि सामान्य जो लेंथ यूनिट्स होते हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं और +3 ऑक्सीकरण अवस्था सब दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि सीरियम, प्रेजियोडियम और नियोडीमियम, ये जो होते हैं तीनों, ये +3 +4 +3 +4, लेकिन ये नियोडीमियम होता है ये +2 +3 और +4 दर्शाता है। नेक्स्ट बात अपन करें कि ये जो सेरियम और यूरोपियम होता है ये +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब आपके सामने कई बार ये क्वेश्चन जरूर मिल जाता है आपको कि जो यूरोपियम होता है ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, इसका रीजन क्या होता है? सर इसका रीजन तो बस यही है, क्या कि जब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देंगे ना सर, तो इसका अर्धपूरित विन्यास होगा ना, वो स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है और स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है तो इसीलिए ये क्या दर्शाता है +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, आ जाते हैं इस टर्बियम पे और इस डिस्प्रोसियम पे। तो देखो टर्बियम के लिए आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा? टर्बियम के लिए आपको क्वेश्चन ये मिलता है क्या कि सर टर्बियम होता है, बताइए कि जो टर्बियम होता है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। तो आप क्या बोलोगे? अरे सर जब इसके चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो हमें एक अर्धपूरित विन्यास प्राप्त होगा और वो अर्धपूरित विन्यास होगा 4f7 और वह 4f7 होगा वो अधिक स्थायी होगा, इसी वजह से ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। बोल दोगे? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सामने एक और क्वेश्चन आएगा कि थूलियम और इट्रियम, क्या थूलियम और इट्रियम, आपको बोलेगा कि इट्रियम होता है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्या इट्रियम होता है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का मतलब क्या रीजन है कि सर जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी दे देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है और स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है, इसीलिए ये क्या करता है अपने +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा देता है। फिर अपना क्वेश्चन आता है ल्यूटेशियम का कि सर ल्यूटेशियम होता है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का रीजन क्या है? ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन दे देगा जिसके कारण अपने को स्थायी विन्यास प्राप्त होता है। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, एक क्वेश्चन और पूछता हूं, क्या कि अगर ये जो सीरियम होता है, क्या बोल रहा हूं, अगर ये सीरियम अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाए, क्या बोल रहा हूं, अगर सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा तो क्या होगा बेटा? बोल दो। सुनो, अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भेज देगा और 4f0 विन्यास प्राप्त हो जाएगा और 4f0 विन्यास प्राप्त होगा वो क्या होगा? स्थायी विन्यास प्राप्त होगा कि नहीं होगा? अब देखो कई बार आपको क्वेश्चन क्या आता है, देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है कि सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम ये तीनों होते हैं, ये तीनों अपनी +3 ऑक्सीडेशन अवस्था दर्शाते हैं, मतलब स्थायी ऑक्सीडेशन अवस्था दर्शाते हैं। तुम आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। क्यों बेटा? एक बार इसको ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप कर दिए यहाँ पे, आपको नोट्स में भी मिलेंगे, घबराना नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन नोट्स में भी पुटअप आपके हैं, सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है, समझना है ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो हमसे पूछ सकते हो और कोई भी डाउट हो पूछ लेना, उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट